दोस्तों आज है 27 जनवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। ये जो इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर ये निकल कर आ रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रस्साकसी चल रही है। तो यहाँ पर सेंटर ने रिजेक्ट किया स्टेट में दिखाई झांकी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है। अभी अगर फिलहाल बात करें तो पूरा प्रोसेसर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमारी कंट्री में जो झांकियां हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं और किस तरीके से उनको बेसिकली दिखाया जाता है, कौन सेलेक्ट करता है। अभी हुआ क्या, दो राज्य ऐसे हैं, एक तो है वेस्ट बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। दोनों राज्य की झांकियां जो है वो रिजेक्ट कर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब झांकियां रिजेक्ट कर दी गई तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने राज्य के अंदर इन झांकियों को दिखाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये और ज्यादा बेसिकली न्यूज में आ गई है और ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हो गई झांकी को लेकर। अभी एक और इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जब वो वहां पर जाए, यहाँ पर झंडा फहराने के लिए जब जाते हैं यहाँ पर, तो नॉर्मली चीफ मिनिस्टर जो है वो उनको रिसीव करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जी जो है वो गवर्नर को रिसीव करने भी नहीं आई। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये एक इशू बना जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में भी देखने को मिला। और ये सारा मुद्दा दिखाता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रस्साकसी चल रही है। यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी जी हैं, ये अभी यहाँ पर खड़ी होंगी, बस यहाँ पर जब वो आगे तभी यहाँ पर खड़ी हुई, यानी कि उससे पहले यहाँ पर ऐसा नहीं कि उनको यहाँ पर रिसीव करने गई। नॉर्मली ये रहता है कि रिसीव करने जाते हैं। तो ये पूरा इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये जो झांकियां होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों को झांकी दिख रही है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जो झांकी अभी यहाँ पर इनके द्वारा दिखी गई, ये झांकी थी बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की झांकी को बेसिकली रिजेक्ट किया गया और जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खुद यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टेचू को अनवील किया गया। और यहाँ पर गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की झांकी थी, उसके ऊपर भी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टेचू थी यहाँ पर। तो ये माना जा रहा है कि कई सारे लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि आज की डेट में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बेसिकली झांकी दिखाने का एक नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की जो लेगेसी होती है उसको लेने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को रास्ते में से हटाया गया। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्मली आप लोग बात करो तो एक पूरा प्रोसीजर यहाँ पर होता है, उस प्रोसीजर के बेस पर हमारी कंट्री में जो झांकियां हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, देखिए अंदर तो पॉलिटिक्स चलती है, वो तो आप लोगों को सबको पता है इन सब मुद्दों को लेकर, पर आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। होता क्या है, आप लोगों से अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब इशू इस तरीके का क्रिएट हो जाता है कि किसके द्वारा यहाँ पर झांकी जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे परेड के लिए अप्रूव की जाती है। क्योंकि जब से यहाँ पर ये रिजेक्ट की गई है तब से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो रिपब्लिक डे की जो पूरी परेड है, पहले तो वही आप लोगों को पता होना चाहिए कौन मैनेज करता है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इसको मैनेज करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो झांकियां होती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, आप लोगों ने देखा होगा कल का रिपब्लिक डे परेड। अच्छा किस किसने देखा ये बताइए, पहले आप लोग देखिए ना पूरी परेड। जिसने देखी है वो यस लिखिए, जिस किसी ने नहीं देखी है वो नो लिखिए, और जो कोई भी नो लिख रहा है उसको जाकर जरूर देखेगा। ठीक है, टाइम लगेगा पर लेकिन आप लोगों को पूरी कल्चर दिखती है यार सामने। कम से कम ये छोटी छोटी चीजें जरूर देखा करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जिंदगी में इन चीजों के साथ में कनेक्ट करोगे तो और अच्छी फीलिंग आएगी, अपनी देश के बारे में जानकर समझकर और अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर ये जो झांकियां हैं ये बेसिकली अराउंड द सितंबर के महीने में इनवाइट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने अपनी जो भी झांकियां हैं वो उनको प्रस्तुत करें। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसके लिए बेसिक गाइडलाइन रखती है कि कैसी कैसी आप लोगों की झांकियां होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोग उसमें चीजें लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। यानी कि हिंदी में तो फ्रंट पर लिखना होता है उसका नाम अगर आप लोग लिखना चाहे, और बैक में आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और बाकी जो उसकी जो साइड वाली होती है ना, जैसे झांकी होगी तो साइड में आप लोग लिख सकते हैं उसमें कि अपनी कोई रूल जो कि लोकल एरिया की लैंग्वेज है उनका नाम। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक नहीं पूरा एक फ्रेमवर्क यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री होती है वो एक कमेटी बनाती है यहाँ पर, जिसमें आर्ट के, कल्चर के, पेंटिंग के, म्यूजिक के, आर्किटेक्चर के जो एक अलग अलग फील्ड के जो भी महारथी होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली इकट्ठा किए जाते हैं, और वे फिर यहाँ पर झांकियों को देखते हैं कि झांकी कैसे बनाई गई है। ठीक है, तो झांकी का स्केच देखा जाता है कि स्केच कैसा है, कि सिंपल कलरफुल किस तरह का स्केच यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, कि अपने आप में चीजों को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर देखी जाती है। दूसरे नंबर पर देखा जाए म्यूजिक या फिर विजुअल जो चीजें उसके अंदर वो कैसी दिख रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। ठीक, एक तरीके से तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका मॉडल कैसा है। ठीक है, कि किस तरीके से एक 3D मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन में जब उसको देखा जाता है तो कैसा वो दिखाई दे रहा है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी देखा जाता है कि बाद में इसको जैसे एक तरीके से नहीं कि ऐसा कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर काउंट की जाती है। तो ये माना जाता है कि जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की जो झांकी थी उनके द्वारा ये जो क्राइटेरिया थे इनमें से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं की गई, इसकी वजह से ये झांकी जो है वो रिजेक्ट की गई है।
तो ये पूरा एक ऐसा छोटा सा टॉपिक आप लोगों का बन गया। अगर क्वेश्चन कल को आप लोगों से कोई पूछने लगे तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आप लोगों एक छोटा सा टॉपिक टाइप में कवर कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर आप लोगों ने गणतंत्र दिवस की कल पूरी परेड देखी है तो आप लोगों को ये बताना है सबसे शानदार झांकी अगर टॉप 3 में आप लोगों से पूछो तो आप लोगों को कौन कौन सी लगी, तो ये आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, काफी शानदार यार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्टिंग में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो पूरा जो डिस्कशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहती है क्योंकि कंटेंट के साथ में कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो एंड तक वीडियो को देखोगे तो इतने तमाम चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि आप लोग की चक्षु खुल जाएंगे। इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर डेली आप लोगों को 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन देता हूं, जिसमें एक तो आज के ही एनालिसिस से दूंगा और दूसरा आप लोगों का यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोगों की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके भी क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को रेगुलर देता हूं और पुराने क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को दूंगा और ये बताऊंगा किस एसएलवी मेंबर के द्वारा सबसे शानदार तरीके से आंसर दिए गए। तो आज के एसएलवी कमांडो कौन है, वीडियो के एंड में उनका भी नाम आप लोगों को जानने को मिलेगा। डेली 5 वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि आप लोगों को इंग्लिश को भी इंप्रूव करने का काम करेंगी। तो डेली इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म आप लोग किया करो तो अच्छे से और सारी चीजें आप लोग जान पाओगे। जहां पर इंपॉर्टेंट मैप रहेगा वहां पर इंपॉर्टेंट मैप देखेंगे, तो काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन यहां पर ये रहता है। तो अच्छे से वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिएगा और अगर आप लोग को लगे वीडियो के देखने के बाद में कि हाँ यार वीडियो अच्छा है तो फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक कर या फिर कमेंट कर आप लोग बता सकते हो कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जिससे कि यहां पर मुझे पता चलता रहता है कि सही डायरेक्शन में जा रही है चीजें या फिर नहीं। तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एडिटोरियल का, इसके बाद में न्यूज एनालिसिस में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरीके से हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा। पहले वाला आर्टिकल इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, यानी कि स्टैटिक और करंट जो है वो आप लोग कवर होगा, तो डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। हाँ, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसके बारे में कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर डेली एक डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये डेटा इकट्ठा करके जैसे 3 दिन का हो जाएगा तो आज प्रोवाइड करा दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर एसएलवी जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर क्या होगा, ये सारा 3 दिन का हो जाएगा मुझे पता है, तो यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। इससे क्या होगा, आप लोग रिविजन इसका कर लेना। यहाँ पर क्या करते हैं, ये साइड में जो डेटा होता है ना इसमें बताते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसी के साथ में एक तरीके से कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो यहाँ पर आज उत्तराखंड के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर राज्य के मतलब बारे में इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसके बारे में देखिएगा थोड़ा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेहतरीन आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में जानने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है बेसिकली तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में हेल्थ का सिस्टम क्या है, उसको सेंटर को इंप्लीमेंट करना चाहिए। आखिर वो क्या सिस्टम है, एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ये नीचे वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना के बारे में भी बात की जा रही है। तेलंगाना में रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट लेकर आया गया था, तो उसके चलते अभी यहाँ पर कई सारी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर आगे चलकर न्यूज एनालिसिस पर एक आर्टिकल आएगा जो मैं आप लोगों से कवर करूंगा। उसमें बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अभी बात की जा रही है नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की। ठीक है, तो क्या आप लोगों को पता है कि नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले, या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है। और आप लोगों को यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे डिस्ट्रिक्ट नए जिले क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, जिसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। ठीक है, आखिर क्या होता है ये और किसकी वजह से यहाँ पर ये जो डे है ये सामने निकल कर आता है, तो इसके बारे में भी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग कुछ बेसिक हिस्ट्री की कुछ टर्म्स है उनको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जब एडिटोरियल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग बढ़ेंगे न्यूज एनालिसिस की ओर। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ तो झलक देखने को मिलेगी रिपब्लिक डे परेड के बारे में। किस किसने देखी, मैंने आप लोगों से बोला था कि कौन किसने जो रिपब्लिक डे परेड देखी है वो बताइएगा। जिस किसी ने नहीं देखी है वो जरूर देखेगा, इसको टाइम निकाल कर थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो कोविड-19 के केसेस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर कुछ और जो बेसिकली अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ में गुजरात में भी एक दिक्कत देखने को मिली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो जानेंगे आखिर क्या मुद्दा निकल कर आ रहा है और इसके बारे में संविधान में क्या आर्टिकल है कुछ बोलते हैं, तो वो भी हम लोग समझेंगे।
तमिलनाडु की जो यहाँ पर झांकी है वो रिजेक्ट कर दी गई, जो कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में ही बताई। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। इसी के चलते यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें समझेंगे, गवर्नर का क्या बातें की जा रही है। आंध्र प्रदेश जो है वो नए 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। आखिर प्रोसीजर क्या है डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का, तो ये हम लोग समझेंगे। कुछ झलक है रिपब्लिक डे परेड की यहाँ पर दिखाई गई है। इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। हालांकि ये आर्टिकल आगे एडिटोरियल की फॉर्म में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर नहीं देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों से कवर करूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ में अभी इनवाइट किया गया था इनको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। तो जानेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। डीकमीशन किया जा रहा है यहाँ पर आईएनएस खुखरी, ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है कि म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। सी जिनपिंग जो है वो बोल रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए जो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये समझेंगे क्या मुद्दा है। इसी के साथ में रसिया और जो भी चल रहा है रस्साकसी, ये एक तरीके से यूएसएसआर और यहाँ पर नेटो को लेकर वो सारे मुद्दे हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा देख लेंगे। कोविड-19 के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, समझेंगे। ऑयल क्राइसिस जो है वो बढ़ना आप लोगों को देखने को मिलता है जैसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओपेक ग्रुप है उसके बारे में समझेंगे, और ओपेक के साथ में ओपेक प्लस ग्रुप के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हिंदू के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये सेक्शन भी कवर कर लिया करो। देखिए ये सेक्शन ना वैसे तो कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम मिला करेगा। नॉर्मली क्या रहता है इसको टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर वो आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो आर्टिकल ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं। जैसे कल ही एडिटोरियल में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में यहाँ पर चकमा और हिजगोंग के बारे में, तो आज यहाँ पर इनके द्वारा ये यहाँ पर डिस्कशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग एडिटोरियल कवर कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें देखने की जरूरत है, पर हाँ अगर हम लोग को लगा करेगा एडिटोरियल से टाइम बच जाया करेगा, किसी दिन ज्यादा अच्छे एडिटोरियल नहीं हुआ करेंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डाल लिया करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, छूटता कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा ये इंडियन एक्सप्रेस की देखा देखी, उन्हें तो एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन वाला पेज आता है, उसके देखा देखी इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ठीक है, नया सेक्शन। काफी लंबे समय से देख रहा हूं मैं इसको, पर लेकिन मैक्सिमम आर्टिकल आप लोगों को रिपीटेड देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी एडिटोरियल में कवर कर लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर लगा करेगा इंपॉर्टेंट है मुझे तो मैं प्रोवाइड करा दिया करूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे पता है कहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बाकी किसके द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं और आप लोग ये कल के क्वेश्चन के आंसर और एंड में वोकैबुलरी होगी, तो वीडियो को एंड तक देखेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग समझोगे तो सारी चीजें जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप लोग रियलिटी में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा एक एरिया अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में काउंट करना पड़ेगा, बेसिकली कोटेशन के बारे में। तो मैं डेली आप लोगों को एक कोटेशन देता हूं, आप लोगों की लगभग 11 या 12 कोटेशन में दे चुका हूं, तो रेगुलर एक कोटेशन आप लोगों के सामने आती है। ये डेली आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं ताकि इकट्ठी आप लोगों को मिल जाए। तो आज की जो कोटेशन है बात की जा रही है, द मेजर ऑफ एनी सोसाइटी इज हाउ इट ट्रीट्स इट्स वुमेन एंड गर्ल्स। यानी कि अगर किसी सोसाइटी का, समाज का पैमाना आप लोगों को नापना है कि वो समाज कैसा है, तो आप लोग ये देखो कि वो अपनी महिलाओं को और अपनी यहाँ पर जो लड़के हैं उनको कैसे ट्रीट करता है, उनके साथ में कैसा व्यवहार रहता है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा वो समाज, वो सोसाइटी कैसी है। ये मिशेल ओबामा के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई, और इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम भी अगर आप लोग कनेक्ट करके रखोगे तो एग्जामिनर को और अच्छा लगता है। तो बेसिकली आप लोगों का काम रहता है कि एग्जामिनर को लुभाना, अब जैसे भी आप लोग लुभाओ, तो उसमें से ये भी एक तरीका है एग्जामिनर को लुभाने का। और अब की बार का निबंध आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्ट कोटेशन थी कई सारी, अगर उनके बारे में आप लोगों को पता है तो एक अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है, अगर रेगुलर आप लोग उसको सुन रहे हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से आप लोग दे पाओगे। बात की जा रही है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये रिकॉग्नाइज करता है इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्फलेस सर्विस, अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन देता है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, ठीक है। अवार्ड जो है यहाँ पर ये अनाउंस किया है हर साल 26 जनवरी को। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है इसके बारे में। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आयुषियन, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टाइगर को रखा गया यहाँ पर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। दूसरा बोला गया कि जो इंडिया है वो लगभग 70% टाइगर का जो पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पर, और इंडिया जो है वहां पर 53 के करीब टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑल ओवर स्टेट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी को बोला गया ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई आप लोगों के सामने कई बार देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर एग्जाम में हर तरीके क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं, हाई भी आते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के सामने दोनों तरीके क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो आप लोग इनको अटेम्प्ट करो। और अगर आप लोगों ने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हलवा लगेंगे, वरना आप लोगों को ये लगेगा यार कितना टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेशनल
जो एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है इंस्टीट्यूट, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री? तो ऑप्शन सारे आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार रियलिटी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर आप लोग इनको अगर ढंग से पढ़ोगे नहीं, टॉपिक को जानोगे नहीं, तो क्वेश्चन में तो भाई साहब फिर एक तरीके से बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ठीक है, अगर बाबा जी का ठुल्लू लेने से बचना चाहते हो, जो कि कपिल शर्मा का डायलॉग मुझे कई बार याद आ जाता है, तो यार आप लोग अपनी प्रिपरेशन ना एक नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आप लोग लेकर चलो, तभी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखता हूं कौन कौन इनका क्वेश्चन का सही आंसर देता है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब रिवीजन भी आप लोग करते हुए चल रहे हो। ओके, और इसी के साथ में जो मॉर्निंग में उठ गया है एग्जैक्ट 6:30 बजे, तो सैल्यूट है यार आप लोगों, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। अगर मॉर्निंग में आप लोग उठकर इस तरीके से देख रहे हो, तो अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो, तो मॉर्निंग से एनर्जेटिक वे में अपने दिन को आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, कभी कभी वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाती है, जैसे कल भी लेट हो गई थी, पता नहीं 2-3 दिन से प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले रहा है। और यहाँ पर दिक्कत कई बार ये निकल कर तभी आती है जब यहाँ पर मैंने बोला ना कि एक तरीके से वो रिव्यू में डाल देता है वीडियो को, तो वीडियो जो है 2-3 दिन से फिर से रिव्यू में जा रही है, तो उसकी वजह से शाम वाली वीडियो भी प्रोसेसिंग में 45 मिनट ली, और अब की जो मैंने कल वीडियो जो अपलोड की थी मॉर्निंग में, वो वीडियो भी लगभग 35 से 36 मिनट उसने प्रोसेसिंग में ली। तो इसी तरीके से आप लोग ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेट होगी। ठीक है, और शाम की वीडियो भी इसी तरीके से मैंने देखा अभी यहाँ पर, जब शाम की वीडियो मैंने अपलोड की थी, मतलब जब शाम की वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उसको भी मैंने देखा और मॉर्निंग की भी मैंने देखी। तो ये यार ये इशू कई बार देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बोलता हूँ फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो। वीडियो को अगर लाइक कर देते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो सही है। ठीक है, तो आप लोग 1 सेकंड लगती है उसको लाइक जरूर किया करो, इससे जो वीडियो है वो एक फीडबैक मिल जाता है और वो सही डायरेक्शन में उसको भेजता है फिर। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो ये मेरी नहीं यार यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी को फुलफिल करना है, क्योंकि वही इस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलता है। ओके, तो चलता हूं आप लोगों को लेकर अपने पड़ोसी देश के साथ में, जिसका नाम है पाकिस्तान। आप लोगों ने कई बार देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कई सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, पर लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के बारे में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लगभग हमारा और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 3323 किलोमीटर लंबा आप लोगों को ये बॉर्डर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान जो है वो हमारा ही पार्ट हुआ करता था। आप लोग बोल सकते हैं कि एक जैसे बाप होता है फिर बेटा क्रिएट हो गया, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में उस तरीके से। तो एक तरीके से हमारे ही बच्चे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही देश में से निकल कर आए। आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछे कि पाकिस्तान जो है हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य को टच करता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है। तो याद रखिए गुजरात, राजस्थान, इसी के साथ में पंजाब हो गया। और यहाँ पर अब 2 एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल सकते हैं। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो टोटल मिलाकर 5 एरिया हो चुके हैं यहाँ पर, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी यहाँ पर टच कर रहे हैं और 3 राज्य टच कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, 4 राज्य टच किया करते थे। 3 तो राज्य आप लोगों को पता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और यहाँ पर 1 राज्य आ जाता जम्मू एंड कश्मीर। पर लेकिन अब वो 1 राज्य न रहकर वो क्या बन गया, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है अलग अलग। एक को बोलते हैं लद्दाख और एक को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर दोनों यूनियन टेरिटरी अलग अलग टच कर रही है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन में मत आना कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बैठे बैठे कई बार आप लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आज की डेट में अगर चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हम लोग टच करते हैं बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम लोग किसके साथ में टच करते हैं, तीसरे पर किसके साथ में टच करते हैं। तो इसको आप लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लगाइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हालांकि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, पर थोड़ा सा होमवर्क खुद से लिखकर करेंगे ना आप लोग, तो लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है याद करने के लिए, जो कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट बॉक्स में पहले भी लिखा गया था। तो लिखेगा कि अगर इंडिया के साथ में बॉर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं तो क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ओके, इसके बारे में बताएगा। अभी मुद्दा क्या है, मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का एक हिंदू ग्रुप है, उसके द्वारा ये बोला गया है कि आज की डेट में हमारी कंट्री के रिलेशन जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत में चल रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग रिलेशन को रिवाइव करें। और रिवाइव भी किया जाए यहाँ पर, खासकर जो पिलग्रिमेज होते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु होते हैं, एक दूसरे के देश में जो श्रद्धालु होते हैं हम लोग उनको भेज सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, जिसके द्वारा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है आज के डेट में इंडिया और जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो वर्स्ट फेज में चल रहे हैं। वर्स्ट फेज मतलब इतने बुरे रिलेशन शायद ही कभी देखने को मिले थे। थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहता था, थोड़ी बहुत बात होती रहती थी, पर लेकिन जब से हमारे देश में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है उसके अंदर चेंज किया गया, तब से लेके पाकिस्तान ने बिल्कुल ही एक अत की उतार दी, कहते नहीं अत की कर दी भाई साहब, अति कर दी। उसने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी खराब इमेज कर सकता था इंडिया की उतनी ज्यादा खराब की। जहां पर कुछ बोलने का मुद्दा नहीं मिला वहां पर उठाकर इंडिया को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे इश्यूज यहाँ पर आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको ले डूबे। और रही सही कसर जो है वो बॉर्डर पर कोविड-19 ने पूरी कर दी। दोनों कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं वो सील कर दी गई थी यहाँ पर, बेसिकली कोविड-19 के केसेस को ध्यान में रखते हुए।
और भी ज्यादा बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। अभी फिलहाल जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो है पिलग्रिमेज के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने डिस्कस किया था करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर अब रिलेशन को थोड़ा बढ़ाना है तो श्रद्धालुओं के पॉइंट ऑफ से बात की जाती है। करतारपुर कॉरिडोर एक तरीके का गलियारा है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का, जो कि एक रिवर के ऊपर बनाया गया जिसका नाम है रावी रिवर। तो रावी रिवर के ऊपर ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया। एक साइड में करतारपुर और दूसरी साइड में यहाँ पर दूसरी साइड में डेरा बाबा नानक, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया ताकि श्रद्धालु जो है दोनों साइड से यहाँ पर एक दूसरे की कंट्री में जा सके। तो इससे क्या होगा, बेसिक जो रिलेशन है कम से कम कुछ मूवमेंट होगा श्रद्धालुओं का, इसे कम से कम कुछ तो मूवमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे चीजें थोड़ी पैटर्न में चलती नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है पाकिस्तान को हिंदू में वो की इंडिया में आना चाहती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अगर अजमेर के अंदर जाएं, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो दरगाह है, ठीक है, तो एक तरीके से निजामुद्दीन औलिया हो गया, अजमेर शरीफ हो गया दरगाह। तो इस तरीके से हमारे देश के कई सारे मुस्लिम है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कई सारे सिख जो है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के सिख जो है वो इंडिया में आना चाहते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सर्विस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो ये मुद्दा जो है ये आगे चलकर चीजों को और थोड़ा सा नॉर्मल कर सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर भी चीज देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की जो हिंदू काउंसिल है इसने यहाँ पर अभी रिसेंटली साइन किया है एक एमओयू। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ में, ताकि यहाँ पर फेथ बेस्ड टूर जो है वो स्टार्ट किए जा सके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या फिर अलग अलग सिटीज में, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो एक दूसरे की कंट्री में जा सके। तो ये कैसा मुद्दा आ रहा है निकलकर, जिसके बेस पर लग रहा है कि एक आशा की किरण जग रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो थोड़े से सुधर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन अभी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छे देख सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी एक यहाँ पर ऑप्शन था जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। और अभी यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है, उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान आप लोगों को आमने सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर, तो कई सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, मतलब देखने को मिले थे, ठीक है। जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गया, करतारपुर कॉरिडोर हो गया, तो कई सारे ऐसी चीजें जिनमें अभी थोड़ा सा एक आशा की किरण निकल कर आ रही है। पर लेकिन यहीं तक ही चीजें नहीं रुकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है वो है फिशरमैन का इशू। इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के मुद्दे को लेकर फिशरमैन का इशू निकल कर आता है। बहुत सारे ऐसे फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान के द्वारा पकड़े गए हमारे देश के, और हमारे देश में भी कई सारे फिशरमैन पाकिस्तान के देखने को मिलते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी कई बार इशू क्रिएट हो जाता है। तो अगर रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आए तो फिशरमैन का इशू भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर सरक्रीक वाला, ठीक है। तो ये सरक्रीक क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोग जब गुजरात में जाएंगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है। तो इस एरिया में यहाँ पर ये पानी का एरिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को लेकर इशू रहता है। पाकिस्तान बोलता है हमारी बाउंड्री यहां तक है पानी के अंदर में, इंडिया बोलता है यहां तक है पानी की बाउंड्री। तो इसके चलते यहाँ पर ये डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको सरक्रीक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, पर लेकिन दोनों के बीच में रस्साकसी इसको लेकर रहती है। तो ये भी कई बार यहाँ पर न्यूज में आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है वो है क्या, वो है यहाँ पर बेसिकली सरक्रीक को लेकर। जब यहाँ पर ये जो एरिया है ये इशू ऐसे निकल कर आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बेसिकली देखिए होता क्या है, पानी को यहाँ पर माना गया है एक एरिया, ठीक है, कि पानी के बेस पर यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर थ्वेल्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात की जाती है, यानी कि एक तरीके से जो प्रिंसिपल है बाउंड्री जो है यहाँ पर वो यहाँ पर वाटरवेज होगा विदाउट फर्दर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये बोला जाता है कि दो राज्य के बीच में मान लीजिए जो नदियां जा रही हैं, ठीक है, तो भाई साहब ये नदियां ही दोनों राज्य के बीच में बाउंड्री बन जाएगी। लेकिन यार नदी तो ऐसा नहीं कि किसी की सगी है, पता चला नदी काफी बार इधर को खिसक गई, थोड़ी सी काफी बार इधर को खिसक गई, ठीक है, तो कई बार थोड़ा इधर चली गई उधर चली गई, वो तो पानी के बहाव के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर देता है। तो इसकी वजह से भी कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर कई बार बात की जाती है, ठीक है। ओरिजिनल जो इसका नाम था वो बाणगंगा था, यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर रिनेम कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा कई सारे नाम पुकारे नहीं जाते थे। तो लगभग ये 96 किलोमीटर का डिस्प्यूट आप लोगों को यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि डिवाइड करता है यहाँ पर कच्छ रीजन को गुजरात के सिंध प्रोविंस पाकिस्तान के साथ में। तो दोनों के बीच में एक डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंध हो गया और इधर हमारा कच्छ रीजन हो गया। तो ये एक और इंपॉर्टेंट इश्यू आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने अभी जो यहाँ पर जो थैलवेग प्रिंसिपल बताया गया, जो कि यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोग लिख सकते हैं अगर आंसर राइटिंग में याद आए। बाकी जो फिशरमैन को अरेस्ट किया जाता है उससे कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे दोनों कंट्री के बीच में इनोसेंट लोग कई बार फंस जाते हैं। देखिए दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन खराब है पर पिस गया कोई और, ये इशू निकल कर आता है, ठीक है। इनके जो रहने सहने खाने पीने पर इंपैक्ट पड़ जाता है। गरीब मछुआरे होते हैं बेचारे, जैसे तैसे जिंदगी चला रहे होते हैं, अगर इनको पकड़ ले जाए तो इनके घर में जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है, बच्चों की एजुकेशन बर्बाद हो जाती है। और इमोशनली फैमिली में अगर किसी का
हस्बैंड किसी का, एक तरीके से बेटा, किसी का भाई चला गया, तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये इशू आप लोग यहाँ पर निकल कर आएंगे। मान लीजिए घर में कमाने वाला एक ही था, वही चला गया, तो कैसे यहाँ पर चक्कर अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में ह्यूमन राइट के वॉयलेशन आप लोगों ने देखी है। पाकिस्तान की जेल में अगर कोई भी इंडियन चला जाए तो बड़े ही रेयरली यहाँ पर जिंदा वापस आता है। इस तरीके का एक नहीं एनिमल यानी कि जानवरों जैसा बर्ताव उनके साथ में किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैं आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलते हो सर लेक्चर जो है लेंथी हो गया, ठीक है यार, ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कि अब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग के पास में होंगे लिखने के लिए, ठीक है। एक और मुद्दा आप लोग मेंशन कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जो कि 1960 में दोनों कंट्री के बीच में ये साइन की गई थी। अभी रिसेंटली यहाँ पर 2020 में इसको पूरे 60 साल कंप्लीट हुए, तो इसके चलते यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज में भी आया था। तो इसके ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 1960 में दो लीडर के बीच में काउंट की गई थी। एक साइड में थे हमारी कंट्री के जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे साइड में थे पाकिस्तान के अयूब खान, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक जो था यहाँ पर बिचौलिया था, जिसको आप लोग दलाल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दलाली का काम किया दोनों कंट्री के बीच में। पर लेकिन अब तक की सबसे शानदार ट्रीटी अगर आप लोगों से कोई पूछे पानी को लेकर, वो कौन सी है? वो है यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी। और रीजन क्या है? रीजन है इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में से ये रिवर बहती हुई यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जाती है। सोचो ऊपर पाकिस्तान होता है और हमारा देश नीचे होता, तो अब तक इसके ऊपर यहाँ पर नहीं खून की नदियां बह रही होती, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें आप लोगों को पता है। देखिए आप लोगों ने नॉर्मली एक बात फील की होगी, 1947 में दोनों देश आजाद हुए, ठीक है। एक देश कहां पहुंच गया आज के दिन में, ऐसी ऐसी कंट्री के साथ में हम लोग को एक तरीके से काउंट किया था, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी के साथ में। पर पाकिस्तान में हमेशा क्या टेंडेंसी रही, जनता के ऊपर कभी फोकस ही नहीं दिया गया। जनता के ऊपर फोकस मतलब ना तो एजुकेशन पर कोई ज्यादा फोकस दिया गया, ना ही हेल्थ के ऊपर कोई ज्यादा फोकस दिया गया, ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई ज्यादा फोकस किया गया। इवन उनका जो आप लोगों ने एटॉमिक जो उनका वहां पर जो उनका एक परमाणु बम बनाने वाला जो न्यूक्लियर जो वेपन बनाने वाला फंडा था, वो भी चोरी कर लाया गया कहीं से निकाल कर, ठीक है। सोचो आप लोग यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है। तो मतलब एजुकेशन के नाम पर एक अलग ही मुद्दा वहां पर चलता है। तो इसकी वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा आज के डेट में वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। वहां पर रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां हो जाती है जरा सी देर में। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रिलीजन को माना जाता है, तो मतलब हो गया कि एक ही कम्युनिटी जिंदा रहेगी, बाकी को वहां पर अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देश है वो गड्ढे में चला गया। और आज की डेट में कटोरा आ चुका है हाथ में, आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। बेचारी जो जनता है वो फालतू में मारी जाती है, क्योंकि जो हरकतें हैं वो गवर्नमेंट की उल्टी सीधी रहती हैं, उसकी वजह से जनता के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। जनता की क्या गलती है इसमें? मान लो हमारी कंट्री गवर्नमेंट उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, आर्मी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, तो जनता की थोड़ी ना गलती कोई रह जाएगी यहाँ पर, जब यहाँ पर जनता की कुछ चल ही नहीं रही है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मुद्दे हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंडस, झेलम और चेनम, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। 3 नदियां जो टोटल 6 नदी थी, और यहाँ पर रवि, ब्यास और सतलज हमारे हिस्से में आ गई। तो इनका पानी आप लोगों को डिवाइडेड देखने को मिलता है, जो कि लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा है। इंडिया को अलाउ किया जाता है यहाँ पर, हमारा जो पानी है लगभग 20% हम लोग उसका यूज करते हैं, बाकी का नेचुरल फ्लो में हम लोग जाने देते हैं, ताकि यहाँ पर ये यूज किया जा सके, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कई सारे मुद्दे बता दिए, बाउंड्री के बारे में बता दिया, करतारपुर कॉरिडोर, फिशरमैन, ये इंडस वाटर ट्रीटी। एक और देख लीजिए यहाँ पर, ये सारी चीजें कवर कर देगा। अगर आप लोग यहाँ पर 1940 से लेकर 1920 तक आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन देखोगे, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे 1947 में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, ठीक है। और पहली कारगिल वॉर होगी यहाँ पर, फर्स्ट कश्मीर वॉर जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान की जो हरकतें यहाँ पर चली, उसकी वजह से इशू देखने को मिला, ठीक है। फिर सेकंड कश्मीर वॉर हुई 1965 में। इसी के साथ में यहाँ पर बांग्लादेश के साथ वाली लड़ाई हुई, जिससे नए बांग्लादेश का जन्मदिन हुआ। यानी कि आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखा होगा, पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं कि अपने देश की जनता को वो ये पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बस इंडिया के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बिजी हैं। फिर हमारे देश में पोखरण एक्सपेरिमेंट किया गया, दिखा कि पाकिस्तान की हरकतें ज्यादा बढ़ रही हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 1989 में कश्मीर के अंदर फिर इंसर्जेंसी देखने को मिली। फिर हम लोगों ने पोखरण 2 एक्सपेरिमेंट कर डाला, यहाँ पर पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। सोचो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दिया कर, समझ रहे हैं आप लोग कि क्या कंडीशन यहाँ पर बनी है। समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिला। फिर 1990 में कारगिल वॉर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, आप लोग उठाकर देखोगे ना, सारी बदतमीजी वाली हरकतें। गड्ढा खोद के बॉर्डर के नीचे से इधर आ जाओ यार, इतने टाइम में आप लोग कुछ अच्छे प्रोडक्टिव काम कर लो, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर लो। पर ऐसी ऐसी हरकतें नॉर्मली आप लोगों को पाकिस्तान की देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी ऐसी बदतमीजियां हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में लिखने के लिए आए तो शर्म आती है एग्जाम में लिखने के लिए भी कि हाँ हमारा पड़ोसी जो है वो इतना बदतमीज है, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक तरीके से जनता को कुछ मानती नहीं है यार, एक तरीके से एक ट्रीटमेंट जो जनता का रहता है वो बड़ा ही गंदा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू निकल कर आते हैं। मैक्सिमम जो इंपोर्टेंट पाकिस्तानी है, अगर कुछ लिखते भी है पाकिस्तान के बारे में, तो मैक्सिमम आप लोगों को यूके में देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम में या फिर यूएसए में बैठे हुए हैं, तो वहां से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने ही नहीं जाता ढंग से, रिलीजन के नाम पर सारी चीजें देखने को मिलती है, जनता को सप्रेस किया जाता है।
तो ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। अब इसको जाकर एडिटोरियल में मत ढूंढना कि एडिटोरियल में ढूंढ रहे हो कि कहां पर ये पढ़ा रखा है। सारे पॉइंट यहां पर मैंने आप लोगों को अलग पढ़ाए, वहां पर बस एक छोटा सा इशू दे रखा है कि रिलीजन के नाम पर चीजों को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट थे जो कि आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल कवर करा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनने के चांसेस भी हैं और रिसेंटली अभी ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं। अगर आप लोग जीएस पेपर 3rd उठाकर देखोगे, खासकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, अब वो फूड प्रोसेसिंग हो सकता है या फिर कोई और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली रॉ मटेरियल का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना देना, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होता है, यानी कि रॉ मटेरियल से उसको सर्विस सेक्टर में लेकर जाना, प्राइमरी सेक्टर से। आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है, आज के दिन मान लीजिए आलू, टमाटर, गोभी, प्याज, मिर्च ये क्या कर दिए, बच गए तो इनको फेंकना पड़ गया या फिर गल गए कई सारे रखे रखे। पर लेकिन अगर इनको प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, हम लोग प्रॉपर वे में यहाँ पर प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग इंडस्ट्री के थ्रू यहाँ पर अगर इनको प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये खराब नहीं होगा। मान लीजिए आम थे, आम रखे हुए सड़ गए, तो आम का क्या बना दिया इन्होंने, आमरस बना दिया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कई सारी और भी जो चीजों में कन्वर्ट किया जाता है। आम का अचार आप लोग बना देते हैं तो ये एवरग्रीन हो जाता है। आम का अचार बना दिया, उसको किसी भी महीने में आप लोग खाओ। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, आम का अचार जो है वो अच्छा नहीं रहता है। कोशिश करो कि अचार जैसी जो चीजें उसमें अगर खाना भी है तो आंवले का खाओ या फिर गाजर का खाओ, जो कि आप लोगों की आंखों के लिए और स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग इनको पता होना चाहिए आप लोग खाना क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को पहुंचाते हैं। तो इनकी जरूरत इसलिए पड़ गई प्रोसेसिंग की, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा काफी चीजें बर्बाद होगी। तो प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर ये पड़ गया। अपने देश में अगर आप लोग देखोगे जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड हो गए, फ्रूट वेजिटेबल, मिल्क, फिशरी या फिर एक तरीके से इनलैंड या मैरीन, मीट, पोल्ट्री, ये वो चीजें हैं जो वेस्टेज में चले जाते हैं। यानी कि हर एक एरिया का कुछ ना कुछ ऐसा एरिया है जो वेस्ट होता है, यानी कि बर्बाद होता है। तो अगर हम लोग इनको एक प्रॉपर वे में यूज करना समझ गए तो आप लोग समझिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रॉपर वे में कोल्ड स्टोरेज बनाना जान गए कि जहां पर लंबे समय तक आप लोग सब्जी रख सकते हैं, कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, तो ये काफी बड़ा एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर अगर हम लोग ढंग से जो चीजों को प्रोसेसिंग में लेकर नहीं आएंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो कन्वर्ट करना एक तरीके से आप लोग देखो कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट इनटू द कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ये कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग की अगर डेफिनेशन बात करें तो कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांच जिसमें रो यानी कि एनिमल हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे कोई मैरीन प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिले, जिसको इंटरमीडिएटरी जो स्टाफ है उसको एक तरीके से इडेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, पैकेजिंग वगैरह नहीं, जैसे कि ऐसे कर दे, कोई पैकेजिंग बना दी मशीनरी, एनर्जी या साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू। जैसे आप लोगों ने देखा अभी आज के में अगर दूध आप लोगों को पीना है तो मैक्सिमम 2 दिन तक आप लोग उसको रख सकते हैं, पर लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर उसकी आइसक्रीम बना दी, ठीक है। उसको आगे और कन्वर्ट किया आप लोगों ने, उसकी चॉकलेट बना दी, तो अब रखे रखो उसको लंबे समय तक। तो ऐसे आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके ऐसा बना देना कि लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, इससे पहले कि वो खराब हो जाए। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और जरूरी भी है। क्यों? अगर बात करें हमारी कंट्री में लगभग 11% टोटल जो एरिएबल लैंड है, यानी कि ऐसी जो जमीन जहां पर हम लोग खेती करते हैं, इसी के साथ में लगभग 60 में से 46 ऐसी हमारी कंट्री में सोइल टाइप है जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं। हमारी कंट्री जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे बनाना हो गया, ठीक है, यानी कि आम हो गया, ये यानी एक तरीके से सारे जो फल फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, या आप लोगों को अमरूद देखने को मिलेगा, पपीता देखने को मिलेगा, जिंजर, ओकरा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चावल हो गए, राइस हो गए, फ्रूट वेजिटेबल, टी, ये शुगर कैन। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग कोकोनट वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, मिर्च वगैरह। तो कहने का मतलब ये रटनी नहीं है, पर हाँ आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे देश में सारी चीजें ना हम लोग काफी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। जब प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हमारे देश में होनी चाहिए, पर लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे देश में काफी कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके ऊपर काम करने के लिए काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में जो बेसिकली अगर बात करें इसके बारे में बात की जा रही है कि आज के दिन में हमारी कंट्री में जो है मिनिस्ट्री, जो सारी चीजें मैंने बताया, अगर उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग देखोगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत यहां पर पड़ गई, जो कि कौन काम करते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर के थ्रू चीजों को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, ताकि एग्री वेस्ट जो है उसको डिक्रीज किया जा सके। इनके जो फालतू में प्रोडक्ट हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, सोचो यार अगर किसी के पेट में पड़ेगा तो सही रहेगा ना, तो ये जरूरी है यहाँ पर, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते हमारे देश में ऐसी स्कीम की जरूरत है। तो बड़े बड़े मेगा फूड पार्क हमारे देश से बनाए जा रहे हैं। उसी के चलते अगर बात करेंगे मेगा फूड पार्क आप लोग ये देख सकते हैं,
जिसमें काफी कोच आप लोग सहज कर रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कोल्ड स्टोरेज चेन यहाँ पर लगाई जा रही है, जहां पर आप लोग प्रोडक्ट को खराब होने से बचा सकते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज चेन यहाँ पर लगाई जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में क्रिएट किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग जो प्रिजर्वेशन जो कैपेसिटीज होती है, ढांचागत विकास यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए आज के में खेतों में आप लोगों ने अनाज उगाया या फिर खेतों में आप लोगों ने टमाटर उगाए, अब उन टमाटर को खेतों में से निकालकर ले जाने के लिए मान लीजिए ऐसा है कि बहुत दूर है खेत, सिटी काफी दूर है, तो खेतों में अगर आप लोग कोल्ड स्टोरेज बना दे वहां पर रख लो और जब भी टाइम मिले फिर उसको निकालकर सिटीज में पहुंचा दो। इसके चलते सिटीज में फिर आगे कैसे उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें, तो फूड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एक तरीके से एश्योरेंस मिलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन भी ढंग से काम करें ताकि सबको फायदा पहुंचे। इसीलिए इन सब चीजों को आगे ले जाने के लिए हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस जो फूड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है, वो यहां पर इस पर काम करती है कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए फूड प्रोसेसिंग के बारे में अगर कोई पूछे ना आप लोगों से, हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो, ठीक है। जैसे 9% मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो 9% को अगर बात करेंगे तो कई सारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ग्रेन मिल्ड हो गया, ठीक है, बेवरेजेस हो गए, मीट या फिर फ्रूट्स वगैरह ये हो गए, तो अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी बड़ा रोल प्ले होता है फूड प्रोसेसिंग का, लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इन चीजों को जब हम लोग आगे लेकर चलेंगे तभी तो चीजें बढ़ेंगे, और इसी के चलते हम लोगों ने मेगा फूड पार्क बनाए पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये इसीलिए हम लोग काम करें ताकि आने वाले टाइम में इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सकें, जो भी चीजें हम लोग वेस्ट हो रही है। तो इसके लिए सपोर्ट किया गया, तो मैंने भी बताया मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई जा रही है, अगर लिखने के लिए आ जाए। इसी के साथ में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को क्या होता है, बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा, छूट कैसे दी जाएगी, कि कल को चलकर यार आप लोगों ना क्या करो कि आप लोगों को बेसिकली ना कि टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा कम पे कर दो, तो इसी के चलते सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 से लेकर 6% का इंक्रीमेंटल सेल अगर बढ़ जाती है तो गुड्स मैन्युफैक्चरर तो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट रखा जाता है, जैसे अभी मोबाइल फोन के लिए यहाँ पर ये लाई गई थी, तो अभी इसमें भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ में एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री में 2015 में लॉन्च की गई थी। 10 लाख तक का लोन दिया था अगर छोटे छोटे उद्योग आप लोग कर रहे हो। उद्योग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कोलेटरल फ्री लोन आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये अलग से आप लोगों को टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेटरल फ्री मतलब कोई भी आप लोगों को चीजें गिरवी रखने की जरूरत नहीं है अपना लोन लेने के लिए। तो शिशु, किशोर और तरुण में इसको डिवाइड किया गया। तो शिशु का मतलब होता है 50,000 तक का लोन रहेगा, किशोर का मतलब है 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण का मतलब है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इंप्लीमेंट की जाए तो चीजों को और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाती हैं। तो इससे ये देखने को मिलता है यार हमारी कंट्री में मतलब चीजें सपोर्ट की जा रही है, ऐसा नहीं कि हम लोग चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि इनको सही से हम लोग लेकर चले। एक स्मार्ट फाइनेंसिंग यहाँ पर होती है, जिसमें मुद्रा के बारे में भी आप लोगों को बात करी। तो ये माना जाता है कि लगभग 1,18,000 के करीब जो मुद्रा लोन यहाँ पर दिए गए लोगों को, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी सारी जो इंडस्ट्री है उनको फायदा आप लोगों को देखने को मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। ईज ऑफ क्रेडिट जब हो जाता है तो बड़े बड़े उद्योग खुलकर आते हैं। यहाँ पर कई सारे राज्य ने काम किए इसके बारे में। यहाँ पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो गया, इनने काफी ज्यादा काम किया। और गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में आप लोगों ने देखा इनकी रैंकिंग भी यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आई। तो कनेक्टिविटी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एक एरिया से सामान लेकर आना है खासकर खेतों में से और उसको मार्केट में लेकर जाना है, तो ये जो कनेक्टिविटी काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगी। एक टाइम ऐसा था हमारे देश में खाने के लाले पड़ा करते थे। सूअरों को खाने वाला जो गेहूं है वो यूएसए ने हमको दिया था, ठीक है। जब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आए उस माहौल से निकलने के लिए, तो इतनी बुरी कंडीशन थी, मतलब सूअर भी नहीं खाते थे वहां पर उसको, जो कि बेसिकली वो हमारे यहाँ पर इंसानों को खाने के लिए दिया गया था। जब हमारे देश में जब देखा कि यार ऐसे तो बेइज्जती हो रही है काफी ज्यादा, हम लोग अपने लोगों को खाने के लिए खाना नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो तब जाकर चीजें यहाँ पर सुधरना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। ये जो लिखा गया यहाँ पर, ये जो राइटर है इनका नाम है हर्ष, बेसिकली इनका नाम है हर्षवर्धन, जो कि IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट है। तो इनके द्वारा इसके ऊपर स्टडी की गई, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। जाते जाते इस आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं होगा पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर अगर यहाँ पर बात करें तो कैसे लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ताकि भूखमरी जैसी चीजों को रोक सके, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर यहाँ पर स्पेशलाइज एजेंसी है। लैटिन जो शब्द में आप लोग इसका मोटो देखोगे तो यहाँ पर है
कि लेट देयर बी ए ब्रेड, यानी कि लोगों को कम से कम रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के सामने इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है जो कि रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है आप लोग बताइए? क्यूबिक कनाडा के अंदर में इसको बनाया गया था, ठीक है। और बाकी इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है। तो ये कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे ऐसी बातें बता दी आर्टिकल के अंदर जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। और भी यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने एक चार्ट यहाँ पर डाल रखा है, एक्स्ट्रा है ये, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे रॉ मटेरियल से फिर हम लोग इसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल से लेकर आए, फिर कंपोनेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर रिटेल, फिर कंज्यूमर, यानी कि ऐसे मैंने बोला कि इससे टमाटो का टमाटो सॉस बनाना है तो यहां तक उसको आप लोग लेकर जाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। बाकी हमारी कंट्री में कहां पर फूड प्रोडक्शन की क्या क्या चीजें, तो ये मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया कुछ बातें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें भी मैंने डाल देता हूं, देखिए स्लाइड में जो मुझे एक्स्ट्रा लगती है, हाँ आप लोग रिवीजन के लिए उनको रख सकते हैं। तो पीडीएफ में कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एक और छोटा सा चार्ट मैंने डाल रखा है यहाँ पर, जैसे फूड प्रोड्यूसर के बारे में, ताकि आप लोग इनको आसानी से बैठकर देख सके कहां पर हमने बताया ना कि क्या क्या में हम लोग वर्ल्ड पहले पर है, कहां पे वर्ल्ड में दूसरे पर है, ठीक है। एक और छोटा सा चार्ट मैंने डाल रखा है फूड प्रोसेसिंग के बारे में, तो लिखने के लिए आ जाए तो कल को आप लोगों को दिक्कत ना रहे। इतनी सारी चीजें मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा दी आप लोगों को, एक पूरा टॉपिक आप लोगों का तैयार हो जाए फूड प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर चीजों को सुधारना है, ठीक है। डिमांड तो उसकी सप्लाई कैसे करनी है, क्या क्या ड्राइवर है यहाँ पर, स्पेंड कैसे करते हैं हेल्थ पर। आज की डेट में कोई एग खा रहा है तो कोई दाल खा रहा है, ठीक है। तो वेजिटेबल नॉन वेजिटेरियन में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो कैसे चीजें चेंज हो रही है, जिसकी इनकम बढ़ती है वो अपना खाने का पैटर्न चेंज कर देता है, ठीक है। किस तरीके से, तो ये सारी चीजें कहां तक आप लोग चीजों को पहुंचा रहे हो, तो डिमांड और सप्लाई कैसे चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। आई होप कि अगर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा तो उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए डेली आप लोग क्वेश्चन देता हूं दो, उन दोनों को क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप लोग देखोगे कल भी आप लोग क्वेश्चन दिए तो डेली 2 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। ये आप लोगों का एक तो क्वेश्चन वही होता है जो डेली डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए रिपब्लिक के लिए क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था डिटेल में टॉपिक। एक आप लोगों का रहता है यहाँ पर पुराने क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं डिस्कस करता हूँ, तो उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिले। नोट्स वगैरह सारे एसएलवी पीडीएफ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। कई सारी चीजें एक डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्टिकल पोस्ट करता हूँ जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक आंसर राइटिंग ग्रुप है और यहाँ पर सारी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर फुल पद्म अवार्ड जो है उसकी पीडीएफ आप लोगों की प्रोवाइड करा दी, मैंने बोला लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो पद्म अवार्ड जो अभी रिसेंटली दिए गए सारी की सारी पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है, उनके ऊपर नजर डाल लीजिएगा, सारे रटने नहीं है। आप लोगों के राज्य में से किसी को दिया गया है, कोई बहुत ज्यादा न्यूज में, उसके बारे में आप लोग कम से कम देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, कल भी ये मैंने चीजें देखी और ये शाम जो आप लोग की जो नैनो मैगजीन आई उसमें भी चीजें देखने को मिली। हालांकि मैंने बताया था थोड़ा सा आप लोग को, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोसेसिंग के बारे में चीजें हो रही हैं कि लंबे समय ले जा रहा है कई बार प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये वीडियो को चेक कर रहा है कि वीडियो सही है या फिर सही नहीं है, तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम ले रहा है। मैंने बोला था ना चीजें जब रिपोर्ट होने लगती है तो वो और प्रोसेसिंग को बढ़ा देता है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो प्रोसेसिंग को बढ़ा देते हैं। तो मैंने 2 बार अपलोड किया तब जाकर पब्लिक हुई मॉर्निंग में भी, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि YouTube को पता चलता रहे कि वीडियो सही है, वरना फिर 45 मिनट प्रोसेसिंग में ले रहा है जहां पर वो 5 मिनट लेते हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो जो आनी थी आप लोगों की 6:30 बजे वो जाकर पब्लिक हो रही है लगभग आप लोगों की 6:45 बजे करीब, उससे भी ज्यादा मतलब और लेट हो रही थी। शाम को भी ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिला। और ये इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है जब कंडीशन निकल कर आती है। तो थोड़ा सा यार इस चीज पर आप लोग ध्यान रखा करो। आते ही वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है लेक्चर अच्छा है दूसरों तक पहुंचाना है तो शेयर कर दो, कमेंट करो कोई भी जो आप लोगों को सुटेबल लगता है। इससे क्या रहेगा, ये प्रोसेसिंग टाइम भी कम से कम थोड़ा कम होता है आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये 2 बार अपलोड कर रहा हूं और वो जो रेड जोन में आती है वो इतनी सारी आती है जिसकी कुछ हद नहीं है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करनी छोड़ दी है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो यार मेरा काम ना वीडियो अपलोड करने का होता है, उसके बाद में मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं है। अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं ये भी चीजें आप लोगों को नहीं बोलता, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को नहीं बताता हूँ। रीजन ये रहता है मैंने कहा पढ़ाई पर फोकस करें, पर जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें मैं क्या कर लूंगा, ये बताइए आप लोग, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा टैक्स के बारे में, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब अगर आप लोग देखोगे इसका मतलब है बैक साइड में जाकर टैक्स लगाना, मतलब पीछे जाकर टैक्स लगाना, ठीक है। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो फंडा निकल कर आया, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में किसी ने कोई गलती कर दी, अब उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है, कोई लूप होल बच गया तो उसको सुधार लेते हैं। कोई कंपनी हमारे देश में आई 2012 में, ठीक है, और हम लोग खड़े हुए आज के में 2018 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, 2018 में मान लीजिए ये कंपनी हमको पता चला यार, उस टाइम पर हम लोगों ने एक कानून बनाया था और उस कानून के बेस पर इस कंपनी ने हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया।
पर लेकिन यार ये तो लूप होल रह गया, उस कानून में गलती रह गई जिसकी वजह से टैक्स नहीं लग पाया इसके ऊपर, वो बहुत सारा टैक्स बचाकर ये कंपनी ले गई। तो यहाँ पर 2018 में चीजें फ्री हुई, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोल दिया यार जो भी टैक्स अब तक आप लोगों का बनता था वो टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा, अपनी जो गलती है हम लोग उसको सही कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, आइटम हो गया, सर्विस हो गया, उस पर अगर टैक्स लगना था तो पीछे जाकर टैक्स लगा दिया। इनके 2018 में हम लोग बोल रहे हैं 2012 से लेकर अब तक का टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये ऐसा कंडीशन बन जाती है कि कोई कंपनी के ऊपर ये टैक्स का बर्डन बन जाता है और कई बार इसको टैक्स टेररिज्म बोलने लगते हैं। तो हमारे देश के ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगे, यहाँ पर हमारी जो इमेज थी यहाँ पर खराब होगी। एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर कैरिन एनर्जी, ठीक है। तो कैरिन एनर्जी जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो कैरिन एनर्जी के ऊपर जब यहाँ पर टैक्स लगा तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर कई सारी और भी चीजें निकल कर आई यहाँ पर, जैसे कि हच और वोडाफोन वाला केस निकल कर आया, उस पर भी कुछ इसी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यहाँ पर लगाए गए। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये जो कंपनी है ये कंपनी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वोडाफोन के फेवर में यहाँ पर केस आया, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर फिर आगे केस बढ़ा यहाँ पर कैरिन एनर्जी का, उसमें भी वहां पर हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया केस। तो वहां पर भी हमारी कंट्री जो है वहां पर हार गई, यानी कि गवर्नमेंट की किरकिरी हो गई यहाँ पर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने के चक्कर में। और ये जो टैक्स लगाया गया था ये पहले वाली गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था। तो इस टैक्स को यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस टैक्स को हटा दिया, ठीक है, कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है इसको साइड में रखते हैं। तो ये काफी एक इंपोर्टेंट मुद्दा बन गया जीएस पेपर 2 और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर। तो इसमें ये बोला गया कि हमारी कंट्री की इमेज जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई इसकी वजह से, क्योंकि कंपनी जो है वो हर्ट हो रही थी इसकी वजह से। और इंटरनेशनल लेवल पर ये बोले थे कि इंडिया के अंदर तो टैक्स टेररिज्म जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो उसी को सोल्यूशन निकालने के लिए हमारी कंट्री में बिल लाया गया 2021 में, टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में, ठीक है। तो उसमें बिल का एम क्या था कि इनकम टैक्स के एक्ट जो कि 1961 का है उसको यहाँ पर चेंज करना और फाइनेंस एक्ट 2012 का चेंज करना, जिसके चलते यहाँ पर इनकम टैक्स को प्रिवेंट किया जाएगा कि टैक्स डिमांड करने से रेट्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर इन कंपनी से उस टाइम पर टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिए गए, उनके ऊपर प्रेशर बनाकर, और अगर वो यहाँ पर देने में काबिल नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी को भी बेचने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो उसके चलते काफी ज्यादा मुद्दा बन गया। तो यहाँ पर जब ये इंटरनेशनलाइज हुआ इशू, तो यहाँ पर ये समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं। तो टैक्स डिमांड की गई थी यहाँ पर 24,500 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर एक कंट्री जो कंपनी है 24,500 करोड़ रुपए जो कैरिन है उससे यहाँ पर लेने की बात की गई। तो ये ऐसा मुद्दा बन गया कि यार इंडिया में तो बिल्कुल दादागिरी दिखा रहे हैं कि कंपनी को एक तरीके से लूटने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज निकलकर यहाँ पर आए। तो फिर बोला गया इसको हटाया जाएगा, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन भी यहाँ पर रखी गई, ठीक है। तो डिमांड की गई कि यहाँ पर इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो इंडियन एसेट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी देखने को मिला है, देखिए मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ, ये सारा जो भी लिखा है ये है कि कंपनी से जो भी टैक्स यहाँ पर लिया गया, जब दोनों जगह हार गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर भी, तो ये रहा कि अब यहाँ पर जो भी पैसा है वो यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। और इवन इस कंट्री की इमेज खराब करने के चक्कर में हमारी कंट्री के ऊपर एक पेनल्टी भी लगी, ठीक है, जिस पेनल्टी को देने की बात की गई, $1.2 बिलियन पेनल्टी लगा दी गई क्यों यहाँ पर हेग के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा, कि हमने यहाँ पर इनकी इमेज खराब करी है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर वो सारे मुद्दे हो गए। अब निकल कर क्या आती है बातें, अब जब इतना सारा माहौल यहाँ पर बिगड़ गया, इतने सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, तो अब मुद्दा ये निकल कर आया कैसे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कि चीजें आराम से चलती रहे, तो पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किया गया था उसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जो यहाँ पर चीजें निकल कर आई थी कि इतना पैसा देना है, कहीं 11,000 करोड़ मांग रहे हैं, कहीं कितना मांग रहे हैं, इतना डिमांड करी गई कैरिन से, और हद से अलग डिमांड की गई वोडाफोन से, ठीक है। तो यहाँ पर इससे 11,000 करोड़, इससे लगभग यहाँ पर 10,500 करोड़। तो वो सारी चीजों को साइड में रखते हैं, जो भी टैक्स आप लोगों ने पे किया है वो भी आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा, और इस मुद्दे को यहाँ पर सुलझा लेते हैं। और मुद्दे को सुलझाने के बाद में आप लोग जो है नॉर्मल तरीके से देश के अंदर में व्यापार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो लंबे समय तक दोनों कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो निपट जाएंगी। पर इसके चलते सारे जो भी डिस्प्यूट है फॉरेन कंट्री ट्रिब्यूनल में, वो सारे तुमको वापस लेने पड़ेंगे, जो भी कंपनी ने यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ में केसेस चला रखे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया फायदा, कैरिन इंडिया को एक बड़ी मार्केट मिल रही है, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, दुनिया में सेकंड पॉपुलस सबसे ज्यादा कंट्री है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके चलते सोल्यूशन भी निकलता हुआ सामने आया। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर बात की कि चीजों को अब नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी उसी मुद्दे को बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए, ताकि आगे जो है वो इमेज खराब न हो, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि टैक्स को जो यहाँ पर लटका कर रख रखा है, तो यहाँ पर टैक्स का जो ड्रामा चल रहा है, तो सेंटर को कंक्लूड करना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव डिस्प्यूट, और इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिसी ऐसी रहे, प्रेडिक्टेबल रहे, ताकि कोई और कंपनी अगर हमारे देश में आती है तो वो यहाँ पर आकर दिक्कत में ना आए, और यहाँ पर टैक्स टेररिज्म जैसी चीजें ना देखने को मिले, आराम से चीजें चले, जो भी पुराने मुद्दे हैं उनको साइड में उठाकर फेंको। तो ये बातें यहाँ पर बताएगी, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, उसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था शाम से। यहाँ पर इसमें होलोकॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। यह इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ जो विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। हुआ क्या था यहाँ पर,
बेसिकली देखिए जर्मन के अंदर जब यहाँ पर हिटलर शासन कर रहा था तो उसके द्वारा जो ज्यूस कम्युनिटी थी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर उसको निपटाया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। जिनोसाइड यानी कि नरसंहार यहाँ पर देखने को मिलेगा 1941 से लेकर 1945 तक। एक छोटे छोटे कमरों में लोगों को बंद कर दिया, कुछ दम घुटने की वजह से मर गए, दुनिया भर के लोगों की जान गई। सिस्टमेटिकली ये माना जाता है कि लगभग यहाँ पर ये 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के करीब ज्यूज जो है वो यहाँ पर सफाया कर दिया, यानी कि 2/3 की जो यूरोप ज्यूज पॉपुलेशन है उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिली। तो फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना देखने को नहीं मिले, तो इसी के चलते 27 जनवरी यानी कि आज के दिन ये डे सेलिब्रेट किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है यहाँ पर इसकी थीम वगैरह, तो मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, ये इसकी थीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसमें लगभग 11 मिलियन जो अदर लोग थे उनकी भी यहाँ पर जान गई नाजी के रिजीम में, तो दुनिया भर के लोगों की यहाँ पर जान गई। तो बात ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो जनता है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए और इन चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए लोगों को कि पास्ट में ऐसी हरकतें देखने को मिली है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी हरकतें देखने को न मिले और उससे हम लोग डिस्टेंस बनाकर रख सकें। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह कि जो आने वाली जनरेशन है उनको सतर्क करने की कोशिश की जा रही है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताकि इन सब चीजों से लोग जो है वो डिस्टेंस बनाकर रख सकें। ये बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बेसिकली यही बातें बताई जा रही है। जैसे हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो उससे हम लोग इन चीजों को बच्चों को पढ़ाएं और प्रॉपर वे में यहाँ पर बोले कि आगे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए दुनिया में। खासकर एजुकेशन को हम लोग एक ऐसा टूल बनाकर आगे लेकर चल सकते हैं जिससे कि इन सब चीजों से हम लोग डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके चलते यहाँ पर आप लोगों को जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा आर्टिकल जो मैंने बोला था यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तमिलनाडु की बेसिकली जो हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो ये वाला जो आर्टिकल है अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु के अंदर ओबीसी और नेट को लेकर कुछ मुद्दा चल रहा है। ठीक है, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस आप लोग जो टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें ये बोला गया कि तमिलनाडु के अंदर अगर मेडिकल एजुकेशन को हम लोग देखें तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सुधरी है। तो स्टेट लेवल पर आप लोग ये काम कर सकते हैं। इनके बोला यह गया कि आज की डेट में 50% रिजर्व सीट है वहां पर लोकल एरिया में। ठीक है, उसमें क्या रहता है 50% जो रिजर्व पोस्ट है ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी अगर जो मेडिकल सीट रहती है उनको क्या करते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर बेसिकली वहां पर उनको यूज किया था एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर। यानी कि मान लीजिए कोई गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, कोई जनरल मेडिसिन हो गया, कोई यहाँ पर एक तरीके से सर्जरी वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें लगभग 15% एमबीबीएस की सीट रहती है, 50% यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आउट ऑफ द 100% सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और होता यह कि उनको जो गवर्नमेंट के अंदर ही जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। मान लीजिए आप लोग आज के में 50% आप लोग गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, तो ऐसा होगा कि आप लोगों को कुछ लंबे समय तक यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट की सीट को यूज किया। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी में पढ़े और आप लोग छलांग मारकर विदेशों में चले गए और पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, पैसा आप लोगों ने गवर्नमेंट ने लगाया आप लोगों के ऊपर और आप लोग छलांग मारकर बाहर चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने ही देश में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो उस तरीके से मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये फंडा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यूज करना चाहिए, एक ऐसे सजेशन की बात यहाँ पर इस टॉपिक में की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रीलिम्स वाला सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो कैसा रहा ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया 2-3 बार। ठीक है, गणतंत्र दिवस, चलिए बताइएगा आप लोग कैसा लगा। बाकी हॉस्पिटलाइजेशन की जो यहाँ पर अभी थर्ड वेव में संख्या है वो काफी कम है, केसेस तो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है पर हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम देखने को मिल रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन वेरिएंट में। तो हेल्थ जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए उसके बारे में, जैसे चीजें बढ़ रही हैं तो हल्का सा अपना और अपने परिवार का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, सेंट्रल विस्टा जो है वो हमारे देश में प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिससे पार्लियामेंट यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। तो इसमें आप लोगों को नई संसद बनाई जा रही है, तिकोना कार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली नई संसद होगी, पुरानी संसद होगी। यहाँ पर नई संसद का जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, साउथ ब्लॉक यहाँ पर है, नॉर्थ ब्लॉक यहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पर है। तो इसके चलते पूरा एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ढांचा जो तैयार किया जा रहा है हमारे देश में, इसी के बारे में बात की जा रही है। अभी कई बार ये न्यूज में भी आता है कि कोविड-19 चला गया, सब चीजें हो गई, पर फिर भी इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है और क्यों इसको रेगुलर चलाया जा रहा है। पर लेकिन यार नेशनल इंपोर्टेंस का आप लोग इसको मुद्दा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की सीट भी बढ़नी आने वाले टाइम में। 2021 का सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें चेंज होती नजर आएगी 2026 में। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो फिक्स कर गई है उसके चलते आगे चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोकसभा में 88 सीट है यहाँ पर और राज्यसभा के अंदर 384 सीट, 384 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंपोर्टेंट पोर्शन बन सकता है। लोकसभा के अंदर पीकॉक को, नेशनल बर्ड को थीम रखा गया है, राज्यसभा के अंदर लोटस कमल को, और जो हमारा जो सेंट्रल लॉज है वहां पर बनियान ट्री को यहाँ पर थीम रखा गया है। ठीक है,
टाटा जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और डिजाइन किया गया यहाँ पर ये एचसीपी डिजाइन प्लानिंग जो मैनेजमेंट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2022 तक का, अक्टूबर तक का। तो देखते हैं कितना कंप्लीट हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि 75वीं सालगिरह आजादी की हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अभी सीट बढ़कर यहाँ पर बात की जा रही है टोटल यहाँ पर 1272 के करीब ज्वाइंट सीट आप लोग सॉरी यार देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो नेशनल एम्बलम है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा एज ए न्यू बिल्डिंग का एक क्राउन के तौर पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी, पर पुरानी चीजें जो है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलता है उसके बारे में बेसिक चीजें याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री में यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो राष्ट्रपति भवन जिसको आप लोग बोलते हैं पार्लियामेंट नॉर्थ साउथ ब्लॉक, ये सारे आप लोग को इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इंडियन जो यहाँ पर गेट और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ठीक है। 1911 में यहाँ पर जो किंग जॉर्ज 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली दरबार उनके लिए सजाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर वो आए थे और कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था। उनका जब तिलक हुआ था यहाँ पर राज तिलक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पर दो इंसान थे जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई, एडविन जो लुटियन और हर्बर्ट बेकर। जो हर्बर्ट बेकर है उनके द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पर साउथ कोरिया की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई, जिसको यहाँ पर पेरिटोरिया आप लोग बोलते हैं। हमारी कंट्री की पार्लियामेंट लुटियन और बेकर के द्वारा बनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति भवन जो है वो एडविन लुटियन और यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो बेकर के द्वारा बनाया गया। तो इसी को अभी यहाँ पर कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का पोर्शन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बात करते हैं गुजरात के अंदर में काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग के केस देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिकिंग क्या होता है, इंसान को ले जाकर कहीं और पर जाकर रखना, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं, फिर पता चलता है इसकी डेथ हो गई, ये तो इंडियन था। तो ऐसी कई सारी फैमिली जो है वो टर्की के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये फाउंड की जा रही है। तो गुजरात पुलिस जो है यहाँ पर इसको देख रही है कैसे मुद्दा चल रहा है। अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें जो एक आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट, आर्टिकल 23, वो सब इन मुद्दों के बारे में बात करता है। अगर कल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की तस्करी हो रही है, तो यूएसए कनाडा बॉर्डर पर भी आप लोग कई सारी ऐसी फैमिलीज देखने को मिल जाती है। कई बार जब डेथ होती है तो पता चलता है कि कहां से निकल कर आए। तो ये कुछ इश्यूज है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अच्छा काम किया गया तो गवर्नर अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो गवर्नर को रिसीव भी करने नहीं गई, तो इतनी बड़ी रस्साकसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल और इसी के साथ में जब रिजेक्ट कर दिया गया तमिलनाडु का जो यहाँ पर झांकी है, उन्होंने अपने एरिया में जाकर दिखाया, ठीक है। तो ये इशू था। आगे बात करें, आंध्र प्रदेश नए 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है 2014 में यहाँ पर नया राज्य बनकर आया था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकलकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करें, तो डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो इनके चलते आप लोगों को एक प्रोसीजर देखने को मिलेगा। जब कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है या फिर डिस्ट्रिक्ट को खत्म करना है, ठीक है, तो उसके चलते पावर किसके हाथ में होती है, तो ये याद रखिएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को पावर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टेट असेंबली यहाँ पर 2 तरीके से काम कर सकती है। ये तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कैन आइदर डन थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाय पासिंग ए लॉ असेंबली, यानी कि असेंबली के अंदर लॉ भी पास कर सकती है। दोनों हथियार होते हैं। अब आप लोगों को बोले एक हथियार आप लोगों को ऐसा दे रखा है जिसमें आसानी से काम हो जाएगा, दूसरा हथियार ऐसे कि आप लोगों के सामने काफी दिक्कत आएगी। तो आप लोग कौन सा हथियार यूज करोगे, ए या फिर बी? तो नॉर्मल सी बात है ए आप लोग यूज करोगे। क्यों? क्योंकि असेंबली में जाएंगे तो अपोजिशन भी होगी, हाउल्ला हो गया, तो मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रूट लिए जाते हैं यहाँ पर और ऑफिशियल गजेट में इसको नोटिफाई कर दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो जाता है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने में। अभी बात करें 2011 का जब जनगणना हुई हमारे देश में, तो 593 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देखने को मिले। अभी यहाँ पर जो क्रिएट हो गए फिलहाल के टाइम पर जो सेंसस अभी चल रहा है, इसके बेस पर बोला जा रहा है कि अभी हमारी कंट्री में लगभग 718 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट टाइम टू टाइम बनते रहते हैं जब भी राज्य को सुटेबल लगता है। तो आने वाले टाइम में और देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों के राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जाकर देखेगा और बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जिस भी राज्य से आते हैं राज्य का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना कितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अलग अलग झांकी दिखाई रखी है, बेंगलुरु, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद, शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। अगर बात करें यहाँ पर फ्लाइंग पास देखने को मिले, स्टेट के टैब्लूज जो रिपब्लिक डे में काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जो यहाँ पर जेट यहाँ पर उड़ाती है शिवांगी सिंह, तो यहाँ पर ये निकल कर आई एक महिला जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारी कंट्री में जो इंडियन पोस्ट है यानी कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस वाला जो फंडा है, उनके द्वारा वुमेन इंपावरमेंट को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर 17 साल बाद इसे पार्टिसिपेट किया झांकी के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात होनी थी, क्योंकि इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, पर लेकिन माहौल ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आ सके। कोविड-19 और अलग अलग इशू चल रहे हैं, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे तान को बुलाया गया था। तो फिर इनके साथ में यहाँ पर मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, तो एजेंडे को कैसे लेकर चलना है, अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है उसको कैसे लेकर चलना है, ट्रेड को कैसे लेकर चलना है, कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। आगे फिर आएगा यहाँ पर टॉपिक, अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। सेंट्रल एशिया के बारे में कई बार टॉपिक बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं। डीकमीशन किया जा रहा है आईएनएस खुखरी, आईएनएस खुखरी को डीकमीशन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर खुखरी को डीकमीशन करके क्या बनाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा बेसिकली क्या, ये बनाया जाएगा एक म्यूजियम के तौर पर, ताकि आप लोग जाकर चीजों को देख सकें। तो एक म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर इसको क्रिएट किया जाएगा। इसके बारे में अगर कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हमारी कंट्री में यहाँ पर 1956 में इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था बनाना, 55 में, और 1956 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आज की डेट में इसको हमारी कंट्री में डीकमीशन किया जा रहा है। जब इंडो पाकिस्तान की जो वॉर थी 1971 की, उसमें भी इसने एक बड़ा रोल प्ले किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी यादगार भी कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी यहाँ पर अभी बात करें तो शी जिनपिंग जो है वो सेंट्रल एशियन नेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में कि वो और दबदबा बनाना कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो इंडिया को घेरने की कोशिश की जाती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका नाम आप लोग बताइए। यहाँ पर जो इंडिया को घेरते हैं चारों तरफ से, मैंने उसका नाम आप लोग कई बार बताया। तो ये हर जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में अच्छे लेवल पर, ठीक है। रसिया जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक तरीके से बोल रहा है अभी वेस्ट जो वर्ल्ड है, जैसे कि अभी खासकर ना यूक्रेन के इशू को लेकर, वो यहाँ पर इनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मुद्दा वहीं से निकल कर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बोला गया था कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, पर लेकिन ये रस्साकसी जो है वो अभी और ज्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे क्या इशू बनता है। यहाँ पर अभी जो है पानी जो है वो हद से बाहर जा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि भाई साहब हद से बाहर हो रहे हैं कोविड-19 के केसेस, तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। WHO जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग बता सकते हैं। ऑयल जो यहाँ पर राइज हो रहा है आज के डेट में 89 जो हो गए ऑन रसिया टेंशन। देखिए रसिया और यूएसए के बीच में टेंशन चल रही है तो प्राइस बढ़ गए, यूएई में कुछ दिक्कत हो गई तो प्राइस बढ़ गए। तो हमारी कंट्री में लगभग 85% हम लोग आज के दिन बाहर से अपना तेल खरीद कर लेकर आते हैं, तो ऐसे प्राइस कई बार आप लोगों को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इनको ओपेक कंट्री बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री बोलते हैं। तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आप लोगों को इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जबकि इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो इसका बेसिकली एक तरीके से जो इसको बनाया गया था, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर 1960 में इसको बनाया गया था बगदाद के अंदर में। तो ये वो देश है जहां से पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है। लगभग 85% हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, तो हमको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक वर्ड है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस वो है कि वो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री तो है पर लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे रसिया हो गया, तो रसिया ओपेक का मेंबर नहीं, तो ओपेक प्लस में आ गया। तो कई बार इनको तेल का जब यहाँ पर डिस्कस करना होता है तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे प्राइस रख रहे हैं। तो ऐसे इश्यूज भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये एक ओपेक प्लस वाला मुद्दा भी आप लोग याद रखिएगा, इसके चलते भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो अभी हमारा देश जो है वो दिक्कत में आ जाता है जब भी यहाँ पर इनकी लड़ाई होती है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो बाहर से लेकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। और बाकी ये कल ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया था चकमा और हिजगोंग वाला इशू, तो कल एडिटोरियल आया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल दे रखा है, उसको आप लोग देख लेना, कुछ बेसिक चीजें भी यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये मत सोचना कि कुछ आप लोगों का बचता है, अगर रियलिटी में आप लोग रेगुलर डिस्कशन सुन रहे हो तो कुछ भी आप लोगों का नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी देता हूं। एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठोगे, कहां से यहाँ पर आए, अभी फिजाइल को किस तरीके से लेकर चला जा रहा है, वही सारी बातें यहाँ पर रिपीट कर रखी है, ठीक है। तो बेसिक चीजें, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के आंसर कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में दिए गए, काफी अच्छा मुझे लगा। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो बोला था ब्रिटिश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में बनाई गई। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पर गलती थी, इसमें अगर आप लोग देखोगे ये ब्रिटिश नहीं है, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफी फेमस है और हर साल ये न्यूज में भी रहती है, कई सारी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी और सेकंड सही थी, तो आंसर इसका बी हो गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, बनाई गई थी 1971 में। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, किस पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उनका नाम आप लोग बताइए। काफी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से उनके बारे में पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पर पूछा था अभी जो नेशनल वॉर मेमोरियल काफी ज्यादा न्यूज में था, तो अमर चक्र ये किससे रिलेटेड है, तो इमोर्टैलिटी से रिलेटेड। वीरता चक्र किससे रिलेटेड है, तो ब्रेवरी से यानी कि बहादुरी। और त्याग चक्र प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, देखता हूं कौन सा आंसर देता है, फिर मैं चारों के चारों आप लोगों को बता दूं कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आंसर क्या सही है यहाँ पर बताइए, ए बी सी एफ डी बताइए, चलिए। तो बिल्कुल प्यारा सा आंसर आप लोग बता सकते हैं आसानी से। तीसरा सीधा सीधा लिखा हुआ है त्याग, त्याग का मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए सही है। देख लेते हैं कैसे। जब बात करेंगे आप लोग यहाँ पर अमर चक्र जो होता है उसको सर्किल ऑफ इमोरलिटी बोलते हैं, यानी कि अमर हो गया वीरता, यानी कि सर्किल ऑफ ब्रेवरी बहादुरी। त्याग का मतलब होता है सैक्रिफाइस।
और रक्षा चक्र होता है यहाँ पर सर्किल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 सर्किल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर इंडिया गेट के पास में, जो कि यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसमें इनोग्रेट किया गया था 2019 में। ठीक है, हालांकि इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी गई थी 1960 से, जो कि पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों का कवर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर देखता हूँ, ये कौन सी आंसर दिया इसका। ये तो काफी आसान था, ये तो आंसर देना ही चाहिए था सबको, और कईयों ने दिया भी। हुतई जो रिबेल है यहाँ पर, वो किस कंट्री से ऑपरेट होते हैं? ईरान, सीरिया, पैलेस्तीन या फिर यमन? तो सही आंसर है यहाँ पर इसका, तो सही आंसर जाता है यमन की झोली में। ठीक है तो सही आंसर जाता है, धोनी कहता है एक तरीके से कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन साहब। तो ये है आपकी झोली में जाता है सही आंसर, और ये है यमन। क्योंकि यमन के हुतई कम्युनिटी के द्वारा अभी यहाँ पर अटैक किया गया था यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, फिर उनके द्वारा बदला लिया गया। तो ये काफी लंबे समय से रस्साकसी चल रही है दोनों के बीच में, और इसमें एक काफी बड़ी पार्टी सऊदी अरेबिया भी है, जो कि काफी लंबे समय से हुतई कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रही है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी छोटी जो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बन जाते हैं, तो इनके बारे में एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से आंसर दिए गए अश्वनी के द्वारा। तो अश्वनी यादव के द्वारा हमारे आंसर जो थे काफी डिटेल में दिए गए, और यहाँ पर आज के सेल्वी कमेंडो है अश्वनी यादव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तो कई सारे बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया हालांकि, पर लेकिन डिटेल में जो मैंने देखा, टाइम से जो आंसर दिए गए, मैं बोलता हूँ ना 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर अगर आप लोग दे देते हो, तो हालांकि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि मॉर्निंग में उठने में दिक्कत रहती है। चलिए कोई नहीं, ट्राई करो, उठ जाओगे अच्छे से। अपनी जिंदगी को अगर एंजॉय करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो नहीं कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। तो हालांकि ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो टोटल आईआईटी जो है 23 है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, आगे चले करेंगे। इंडोनेशिया के द्वारा अपनी कैपिटल चेंज की गई, और यहाँ पर इसका नाम था नुसंतरा। तो नुसंतरा जो है वो बुर्नोई आइलैंड में आप लोग को देखने को मिलेगा, और जो नई कैपिटल बनाई गई नुसंतरा में बनाई गई, पुरानी कैपिटल जकार्ता के अंडर थी। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों को पता होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया यहाँ पर, वो मैंने आप लोगों से बात की थी यहाँ पर, बेसिकली किसके बारे में, जो यहाँ पर 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड था यहाँ पर। तो ये इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या, कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की, तो 279A के अंदर था यहाँ पर ये, और बाकी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें की थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था ये पूरा डिटेल में। अच्छा हाँ, पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल में कौन कौन सी कमेटी थे, सारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यूनियन पावर कमेटी के, यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो सबके चेयरमैन यहाँ पर बता दिए गए। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ताकि डिटेल में आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सको। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। आइए, अब आप लोगों की झोली में गिरने वाली है 5 वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी ऑफ द डे के 5 शब्द आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोग की डिक्शनरी को थोड़ा हरा भरा करेंगे। जो भी रेगुलर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं उसको तो सैल्यूट है, और जो नहीं कर रहा है वो करना स्टार्ट कर दो। अगर रियलिटी में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अमलगमेट का मतलब होता है एक तरीके से चीजों को कंबाइन करना। ठीक है, नहीं करिए मिलाना चीजों को एक तरीके से। तो एक तरीके से कई सारी गवर्नमेंट को अमलगमेट कर देते हैं। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, 2 स्कीम को आपस में मिला देती है, तो इसको अमलगमेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंबाइन करना या फिर यूनाइट करना इसको बोलते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप लोग एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं या फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो ये आप लोग डेली 5 आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इनको याद रखिए। एपेक्स का मतलब छोटा, एपेक्स का मतलब चोटी, मतलब कि ऊंची चोटी, यानी कोई हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज में सक्सेसफुल, यानी कि एपेक्स नहीं कहते ये इस कंपनी में एपेक्स पोजीशन पर है, यानी कि चोटी पर, यानी कि सर्वोच्च पोजीशन पर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अनमैन्ड का मतलब क्या होता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल का नाम आप लोगों ने सुना, इसको बोलते हैं मानव रहित, यानी कि जिसमें इंसान का यूज नहीं किया जा रहा हो, तो उसको अनमैन्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सब्ज्यूम का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंक्लूड करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये भी मिलाने वाली कैटेगरी हो जाती है कि एक तरह जीएसटी में जो हम लोगों ने लाया, तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब्ज्यूम कर लिए, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसका। ठीक है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, इसका एक है यहाँ पर इस्टवाइल, ये होता है भूतपूर्व यानी कि फॉर्मर। तो यहाँ पर ये शब्द कई बार यूज किया जाता है जब आप लोग पैसे जो है पैराग्राफ वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसमें भी इसका शब्द का कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैसा रहा आज के डिस्कशन जरूर बताएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, उनके आंसर कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं और उनसे आप लोग सीख भी सकते हैं। तो कोशिश किया करो कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में अच्छे से चीजों को एंजॉय किया करो। और कैसा स्टार्ट करने वाले हो आज का दिन, किस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हो, वो जरूर बताना। और शाम को फिर बताना कितना आप लोगों ने उसको एंजॉय किया है, कितना आप लोगों ने उसको बेसिकली अचीव किया है, जो टारगेट आप लोगों ने रखा था। तो ये आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आगे जो दिन आप लोगों के सामने बचा हुआ है उसको काफी शानदार तरीके से फुल एनर्जी के साथ में आप लोग एंजॉय करोगे। तो हाउ इज द जोश, तो जोश जो है वो पूरा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।